हेलो फ्रेंड्स, मैं आदर्श कुशवाहा आपका वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एडू क्लासेस पर। आज हम लोग हिस्ट्री ऑफ इंडिया स्टार्ट करेंगे। तो हिस्ट्री ऑफ इंडिया को स्टार्ट करने से पहले हमें जानना पड़ेगा हिस्ट्री क्या होता है। तो हिस्ट्री की बात करें, जो ये हिस्ट्री है, ये एक ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया से आया है। इसे हिस्टोरिया से ये ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया से आया है, जिसका मतलब होता है इन्वेस्टिगेशन करना, टू इन्वेस्टिगेट। सो हिस्टोरिया मतलब होता है इन्वेस्टिगेशन। तो यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन मतलब क्या है? किसी चीज़ का इन्वेस्टिगेशन करना। जैसे कि यहाँ हिस्ट्री की बात करें, तो जब से ह्यूमन लाइफ का इवोल्यूशन हुआ है, तब से अभी तक जो भी घटित हुआ है, जो भी पीछे हुआ है, पास्ट में जो भी डेवलपमेंट हुआ है, जो भी बैकग्राउंड है, उसको स्टडी करना ही, उसकी इन्वेस्टिगेशन करना ही हिस्ट्री कहलाती है। सो यहीं हिस्ट्री में बात करें, तो अब यहाँ बेसिक चीज़ जान लेते हैं, ये एडी और बीसी क्या चीज़ है। तो यहाँ एडी की बात करें, जिसे एनो डोमिनी कहते हैं। एडी है एनो डोमिनी, बीसी बिफोर क्राइस्ट। तो यहाँ पे माना जाता है कि जब ये जीसस क्राइस्ट जीसस क्राइस्ट के जन्मदिन जब हुआ था, इनका बर्थ हुआ था, इसके जो बाद का जो भी टाइम है, उसे एनो डोमिनी एडी कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब कि यहाँ से अभी चल रहा है 2023, 2023 चल रहा है। तो ईसा मसीह के जन्म से लेकर के 2023 तक जो ये समय है, इसे कहेंगे एडी, एनो डोमिनी। और ईसा मसीह के जन्म से पहले जो समय है, इनके जन्म से पहले का जो समय है, उसे कहेंगे बीसी, बिफोर क्राइस्ट। जो ये एडी और बीसी है, एनो डोमिनी और बिफोर क्राइस्ट, ये जो है ये कुछ रिलीजियस साउंड करता है, ये रिलीजियस नोटेशन देता है। इसलिए यहाँ पर दो वर्ड को और यूज करते हैं इनके प्लेस में, जैसे सी ई, एडी के प्लेस में सी ई का यूज करते हैं। तो यहाँ सी ई का मतलब होता है कॉमन एरा। कॉमन एरा, जो इनके बर्थ से अभी तक का जो समय है वो है कॉमन एरा। और जीसस क्राइस्ट के बर्थ के पहले के समय के लिए यहाँ यूज किया जाता है बी सी ई, बिफोर कॉमन एरा का यूज करते हैं, बिफोर कॉमन एरा, बिफोर कॉमन एरा। तो ये हो गया ए डी बी सी, कॉमन एरा और बिफोर कॉमन एरा। यहाँ हम लोगों ने हिस्ट्री जान लिया। हिस्ट्री ग्रीक वर्ड हिस्टोरियस आया है, जिसका मतलब होता है इन्वेस्टिगेशन करना। मतलब कि अभी तक जो भी बैकग्राउंड में क्या क्या हुआ है, जो भी पास्ट में जो भी हुआ है, उसको इन्वेस्टिगेट करना, उसका पता करना ही हिस्ट्री कहते हैं। और यहाँ पर एक चीज़ और है जिसे कहते हैं, जो हिस्ट्री है इसे डिवाइड किया गया है। जैसे कि यहाँ पे प्री हिस्टोरिक एज है, जो हिस्टोरिक एज है, जैसे प्री हिस्टोरिक एज, प्री हिस्टोरिक एज। और एक कंसेप्ट है हिस्टोरिक एज का, हिस्टोरिक एज। तो ये हिस्टोरिक एज और प्री हिस्टोरिक एज क्या है? यहाँ पर अगर हम लोग हिस्टोरिक एज की बात करें, इसकी हिस्टोरिक एज, इसका मतलब ये वो समय है जिसका इतिहास लिखा हुआ है। तो ये टाइम लाइन में ये वो समय है, ये वो समय पीरियड है, ये कैसा टाइम पीरियड है जिसका जो इतिहास है, जो हिस्ट्री है, वो रिटन है, लिखा हुआ है। ये कौन सा रिटन डॉक्यूमेंट, रिटन डॉक्यूमेंट्स। सो हिस्टोरिक एज रिटन डॉक्यूमेंट है। और जो प्री हिस्टोरिक एज है, ये कौन सा? यहाँ पर जो कोई भी रिटन डॉक्यूमेंट्स नहीं मिलता है, ये ऐसा इतिहास का समय पीरियड है जहाँ भी कोई भी रिटन लिखित दस्तावेज, रिटन डॉक्यूमेंट्स नहीं मिलते हैं, यहाँ की हिस्ट्री लिखी नहीं है। तो प्री हिस्टोरिक एज ऐसा एज है, ये जब राइटिंग का डेवलपमेंट हुआ था, जब राइटिंग का इवोल्यूशन हुआ था, तो राइटिंग के इवोल्यूशन से पहले का समय आता है प्री हिस्टोरिक एज, और उसके बाद उस समय आता है हिस्टोरिक एज। अब प्री हिस्टोरिक एज और हिस्टोरिक एज, इनके बीच में इनके बीच में एक टाइम आता है, इसे कहते हैं प्रोटो हिस्टोरिक एज। तो ये प्रोटो हिस्टोरिक एज क्या है? तो यहाँ पे प्रोटो हिस्टोरिक एज की बात करें, प्रोटो हिस्टोरिक एज, तो प्रोटो हिस्टोरिक एज ऐसा टाइम पीरियड है जहाँ पर, जहाँ का जो इतिहास है वो लिखा हुआ तो है, लेकिन उसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। सो प्रोटो हिस्टोरिक एज का इतिहास लिखा हुआ है। तो यहाँ पे राइटिंग डॉक्यूमेंट्स तो हैं, राइटिंग डॉक्यूमेंट्स तो हैं, इनका इतिहास लिखा तो है, लेकिन अभी तक इन्हें पढ़ा नहीं जा सका है। तो इसको अंडरस्टैंड जो है, इसको अंडरस्टैंड नहीं किया जा सका कि इसमें क्या लिखा है। तो इसकी अंडरस्टैंडिंग अभी नहीं है। तो प्रोटो हिस्टोरिक एज, प्री हिस्टोरिक एज, जहाँ पे जो राइटिंग है इसके एविडेंस नहीं मिलते हैं। हिस्टोरिक एज में राइटिंग है तो वही हिस्ट्री है, और प्रोटो हिस्टोरिक एज में का इतिहास लिखा हुआ है, लेकिन उसे अभी तक समझा नहीं जा सका है। तो यहीं पे अगर बात करें, जब हिस्ट्री लिखी नहीं है तो कैसे समझते हैं? जैसे जैसे प्री हिस्टोरिक एज है, प्री हिस्टोरिक एज, इस एज का इतिहास नहीं लिखा हुआ है, तो इसको कैसे समझते हैं, इसकी स्टडी कैसे करते हैं? तो जो प्री हिस्टोरिक एज की जो स्टडी होती है, वो आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस पर होती है। आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस, आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस कुछ भी हो सकते हैं, जैसे कि कोई फॉsil, फॉsil मतलब कोई डेड बॉडी, उस टाइम की कोई भी डेड बॉडी, डेड बॉडी की स्टडी से, उस टाइम के कोई भी स्कल्पचर, स्कल्पचर मतलब मूर्ति,
जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो यहाँ पर ब्रॉन्ज की मूर्ति मिलती है, कांस्य की, ये जो ब्रॉन्ज स्कल्पचर है, इससे हम लोग ये समझ सकते हैं कि उस टाइम के जो लोग थे, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग थे, वो मेटलर्जी को जानते थे, क्योंकि जो ब्रॉन्ज है वो कॉपर और टिन से मिलकर बनता है। तो इससे ही पता चलता है कि जो वहाँ के इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे, वो स्कल्पचर बनाना जानते थे और मेटलर्जी भी ज्ञान उनको अच्छा खासा था। तो ऐसे स्टडी करते हैं आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस से। तो यहाँ स्कल्पचर हो गया, और यहाँ पे कोई पॉटरी हो गई, जो बरीड होते थे, कब्र होती थी, उनसे भी काफ़ी एविडेंसेस ऐसे ही एविडेंसेस से पता चलता है। प्री हिस्टोरिक एज की ऐसे ही स्टडी करते हैं। तो यहाँ एंशिएंट हिस्ट्री में हमें क्या क्या पढ़ना है? सो एंशिएंट हिस्ट्री में हमें स्टोन एज पढ़ना है, हड़प्पा सिविलाइजेशन, इसे ही हड़प्पा सिविलाइजेशन को ही इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं। फिर वैदिक सिविलाइजेशन पढ़ना है, महाजनपद, मौर्यन एम्पायर, डार्क एज और गुप्ता एम्पायर। ये हमें टॉपिक कवर करना है एंशिएंट हिस्ट्री में। तो यहाँ पर जो स्टोन एज है, ये प्री हिस्टोरिक एज में आता है। किसमें आता है? प्री हिस्टोरिक एज। जो इसकी स्टडी की गई है वो आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस के बेसिस पे की गई है। यहाँ से जो टूल्स मिलते हैं, यहाँ से जो जो सॉरी स्कल मिलते हैं, मतलब फॉसिल मिलते हैं, यहाँ से जो डेड बॉडीज मिलती हैं, उनसे स्टडी करके पता लगाया जाता है, इस स्टोन एज की स्टडी की जाती है। तो ये क्या प्री हिस्टोरिक एज में आता है स्टोन एज। ऐसे ही जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, हड़प्पा सिविलाइजेशन, ये किस में आता है? ये प्रोटो हिस्टोरिक एज में आता है। किसमें? प्रोटो हिस्टोरिक एज। और फिर उसके बाद जो वैदिक सिविलाइजेशन है, उससे वैदिक सिविलाइजेशन से अभी तक की जो हिस्ट्री, जो टाइम पीरियड आता है, वो हिस्टोरिक एज कहलाता है। तो कौन सा एज कहलाता है? हिस्टोरिक एज। तो ये टॉपिक हैं, 7 टॉपिक्स हैं जिन्हें एंशिएंट हिस्ट्री में कवर करना है। अब इन टॉपिक्स को हम लोग टाइम लाइन पर ड्रा करके देखते हैं। टाइम लाइन पर ड्रा करके देखते हैं। तो यहाँ पर पहले था स्टोन एज। तो स्टोन एज का जो टाइम पीरियड है वो 25 लाख साल से, मतलब 25 लाख ईयर से लेकर के, जो स्टोन एज का टाइम पीरियड है वो 1000 बिफोर कॉमन एरा BCE तक जाता है। 25 लाख ईयर से लेकर के 1000 BCE तक जो टाइम पीरियड आता है उसे कहते हैं स्टोन एज। तो इस टाइम पीरियड कहते हैं स्टोन एज। अब ये जो स्टोन एज है ना, ये 3 पार्ट्स में डिवाइड है, यानी 3 पार्ट्स में। कौन कौन से हैं? जैसे कि इसमें पहला पार्ट हो गया पालियोलिथिक एज। कौन सा? पालियोलिथिक एज, जो कि 25 लाख से, पालियोलिथिक एज का टाइम पीरियड क्या है? वो 25 लाख ईयर से लेकर के 10,000 BC तक है। यहाँ तक 10,000 BCE, 10,000 बिफोर कॉमन एरा तक जो टाइम पीरियड आता है उसे पालियोलिथिक एज कहते हैं। और यही मीज़ोलिथिक एज की बात करें, ये जो मीज़ोलिथिक एज है वो 10,000 BCE से लेकर के 6,000 BCE, 6,000 BCE तक जो टाइम पीरियड आता है वो मीज़ोलिथिक एज का है। और फिर यहीं पर जो नियोलिथिक एज की बात करें, तो ये जो नियोलिथिक एज है ये 1000 BCE तक, 6,000 BCE से 1000 BCE तक जाता है। जो नियोलिथिक एज है वो 6000 BCE से लेकर के 1000 BCE तक कौन सा टाइम पीरियड आता है? नियोलिथिक एज का आता है। तो ये स्टोन एज हो गया, जो 25 लाख ईयर से लेकर के 1000 BCE तक जो टाइम पीरियड आता है वो स्टोन एज है। इसमें पालियोलिथिक एज है, मेसोलिथिक एज है, नियोलिथिक एज है। नियोलिथिक एज 6000 BCE से 1000 BCE तक जाता है। अब यही नियोलिथिक एज में ही इसी टाइम पीरियड पर नियोलिथिक एज में इसी टाइम पीरियड पर एक सिविलाइजेशन जो है उसका डेवलपमेंट होता है और उसका डिक्लाइन भी हो जाता है। तो यहीं जो 3300 BCE पर इंडस वैली सिविलाइजेशन का डेवलपमेंट होता है, और इसकी ग्रोथ होती है और ये पीक पर पहुंचता है, और उसके बाद इसकी डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाता है। और 1500 BC आते आते तक ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, IVC इंडस वैली सिविलाइजेशन है, ये पूरी तरीके से खत्म हो जाती है। तो यहाँ पर इसका डिक्लाइन हो जाता है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन नियोलिथिक एज में 3300 BCE में इसका डेवलपमेंट होता है, ग्रोथ होती है, पीक पर जाती है, और फिर 1500 BCE में ये खत्म जाती है, डिक्लाइन कर जाती है। और इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद जो एज आता है उसे कहते हैं वैदिक एज। तो जो ये अब वैदिक एज है ये 1500 BCE से लेकर के, कहाँ से? 1500 BCE से लेकर के ये 500 BCE तक जाता है। जो वैदिक एज है वो 1500 BCE से 500 BCE तक जाता है वैदिक एज। तो ये हो गया वैदिक एज तक, 500 BCE तक। फिर उसके बाद अब यहाँ पर 500 BCE से 325 BCE तक ये जो टाइम पीरियड है ये है महाजनपद का। टोटल 16 महाजनपद थे, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट था मगध। मगध महाजनपद में 3 डायनेस्टीज थी, हर्यक डायनेस्टी, शशनाग डायनेस्टी और नंद डायनेस्टी। इसको डिटेल पढ़ेंगे। तो पूरी इंडियन हिस्ट्री में जो ये फेज़ था महाजनपद वाला फेज़, ये पहला फेज़ था जहाँ भारत में पहली बार स्टेट का फॉर्मेशन हुए थे। स्टेट का फॉर्मेशन मतलब पहली बार किंगडम बने थे यहाँ पर, यहाँ पहली बार राज्य बने थे। वो कौन सा फेज़ था? वो महाजनपद का फेज़ था, जहाँ 16 राज्य बने थे, 16 महाजनपद बने थे, जिसमें मगध इंपॉर्टेंट था। तो महाजनपद, और यहीं पर 500 BCE में इसी फेज़ में हम लोग गौतम बुद्ध, बुद्धिज़्म को और जैनिज़्म को पढ़ेंगे। सो बुद्धिज़्म और जैनिज़्म का जो फेज़ था वही 500 BCE वाला ही था। तो महाजनपद में जो मगध था, मगध की जो आखिरी डायनेस्टी थी नंद वंश, नंद डायनेस्टी को ख़त्म करके यहाँ पर चंद्रगुप्त ने मौर्यन डायनेस्टी को स्टार्ट किया था। किसकी स्टैब्लिशमेंट की थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद डायनेस्टी को ख़त्म करके मौर्यन डायनेस्टी की स्थापना की थी।
तो ये जो मौर्यन डायनेस्टी है वो 325 325 बीसीई से लेकर के 200 बीसीई तक का जो टाइम पीरियड है वो मौर्यन डायनेस्टी था। और मौर्यन डायनेस्टी जो मौर्यन एम्पायर है ये अभी तक का मतलब 200 बीसीई तक का अभी तक सबसे पावरफुल एम्पायर और बिगेस्ट एम्पायर थी। मौर्यन डायनेस्टी अभी तक सबसे पावरफुल एम्पायर और सबसे बिगेस्ट एम्पायर थी। इंडिया में मौर्यन एम्पायर बात करें तो ज़्यादा से ज़्यादा पोर्सन मौर्यन एम्पायर ने ही कवर करे था। फिर इसके बाद मौर्यन एम्पायर के बाद डार्क एज स्टार्ट होता है, क्योंकि मौर्यन एम्पायर डिक्लाइन करने के बाद इंडिया में कोई भी ऐसी डायनेस्टी या फिर कोई भी ऐसा किंगडम नहीं बचा था जो कि पावरफुल हो। यहाँ पर मौर्यन एम्पायर के बाद जो इंडिया में काफ़ी फ्रेगमेंटेड पॉलिटी देखने को मिलती है, मतलब कि जो किंगडम्स थे वो रीजनल किंगडम मिलते हैं। अब यहाँ पर कोई एक पावरफुल कोई एक पावरफुल एम्पायर नहीं थी, यहाँ पे काफ़ी एम्पायर थी। इसलिए ये एज जो आता है वो डार्क एज कहलाता है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी एक पावरफुल एम्पायर नहीं थी। और इसी एज को, ये जो डार्क एज है, इसे ही दूसरे नाम से जानते हैं, इस एज को ही मर्केंटाइल एरा कहते हैं। मर्केंटाइल मर्केंटाइल एरा कहते हैं। भले ही यहाँ पर कोई पावरफुल एम्पायर ना हो, लेकिन इस एज में पैसा बहुत था। बात करें इस एज की जो इकोनॉमिक ग्रोथ थी बहुत ज़्यादा थी, इसमें बहुत ज़्यादा ट्रेड, इस एज में बहुत ट्रेड था, इसलिए इसे मर्केंटाइल एरा कहते हैं। ये मर्चेंटों का एज था। अभी मर्केंटाइल एरा के बाद एंशिएंट इंडिया में आखिरी टॉपिक बचता है गुप्ता एम्पायर का। तो ये है टाइमलाइन एंशिएंट इंडिया की। सो एक बार रिवीजन करें तो यहाँ देखें, जो स्टोन एज है वो 25 लाख से लेकर के कहाँ तक आता है 1000 बिफोर कॉमन एरा तक जाता है। ये कौन सा एज है? ये है स्टोन एज। स्टोन एज में नियोलिथिक एज में ही इंडस वैली सिविलाइजेशन है, और यहीं 1500 से बीसीई से 500 बीसीई तक जाता है वैदिक एरा। ये है वैदिक एरा। और यहीं 500 बीसीई से लेकर के 325 बीसीई तक जो एज आता है वो कौन सा एज है? तो वो एज आता है महाजनपद का एज। महाजनपद का एज। और महाजनपद के एज के बाद 325 बीसीई के बाद 200 बीसीई तक जो एज आता है वो आता है मौर्यन एम्पायर का। इसके बाद आता है मर्केंटाइल एरा या फिर ब्लैक एज, डार्क एज जो 300 सीई तक जाता है, कॉमन एरा तक जाता है। और इसके बाद 300 सीई से 500 सीई या ईडी तक जाता है गुप्ता एम्पायर का एज। तो ये इंट्रोडक्शन हो गया इंडियन हिस्ट्री का, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री का। और नेक्स्ट क्लास में स्टोन एज को डिटेल में पढ़ेंगे।